So hey guys, again welcome back to my channel Himani Physics Tutorials. Since we have studied the electrostatics lecture 1 part 1 for class 12th and key concept, this video series is based on the key concepts, basic key concepts, so that these can be useful for the students aspiring for the future upcoming exams like competitive exams like NEET, who are preparing for NEET, JEE mains or advanced, and many more competitive exams like any entrance, any college entrance exam. So this video is going to be helpful for those aspirants. Okay, so in this lecture series we earlier have studied about the what are electric charges, then we studied about the various specific properties of charges, all right. And in the next we studied that methods of charging, how we can charge. I have explained in the previous video, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से उस वीडियो को देखें जाकर, और उसके बाद ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी। So basically now we are going to start Coulomb's law. So electrostatics force जो होता है हमारा, electrostatics is basically the study of charges at rest. So जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये होता है इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज। ओके, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज होती है लेकिन वो बॉडीज जो होती है वो रेस्ट में होती हैं, तो उन दोनों बॉडीज के इंटरेक्शन के लिए ये कुलम्स ने हमारा जो लॉ दिया था, वो लॉ ये कहता है कि दो चार्ज्ड बॉडीज होती हैं उसमें जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्ज बॉडीज़ के प्रोडक्ट के। सबसे पहली बात, वो जो चार्ज बॉडीज़ है वो आपस में कुछ डिस्टेंस में होती हैं। तो दूसरा इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है वो यही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन से दैट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है बिटवीन दिस चार्ज Q1 एंड दिस चार्ज Q2, okay? See, this one is positive and this one is positive. Both charges are positive, and since both the charges are positive, they will repel each other. See, the force on this Q1 will be किसके थ्रू होगी, वो होगी हमारी 2 on 1, ठीक है, F2 on 1। और ये इस पे जो लगेगी हमारी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो जो ये पहला मान लीजिए ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है, जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले को रिपेल करेगा, और जो दूसरा वाला है वो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले को रिपेल करेगा। इसीलिए जो 2 वाली फोर्स होगी वो इधर होगी और जो 1 वाली फोर्स होगी वो इधर होगी, ऑलराइट। तो ये था हमारा, मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने R से डिनोट किया हुआ है। ओके, R से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, दिस विल बी R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू, दिस इज अवर F, so F will be equal to K Q1 Q2 upon R square। अब आप बोलेंगे कि ये K क्या है, so this K is nothing but the proportionality constant, ओके और इसे हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है इसे, ठीक है। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, ओके। सो एक बार हम इसे देख लेते हैं कि हमारे थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। The electrostatic force of interaction between two static point electric charges, since we are studying about electrostatics, so these two charges will be static point electric charges, is directly proportional to the product of their charges, ठीक है। ये दोनों charges के product मतलब multiplication के directly proportional होते हैं, and inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them, and the distance between these two charges is nothing but R. So what happens next, if we will combine these two factors, we will know that the force of electrostatic interaction depends on the nature of medium between the charge। Since देखिए ये जो F है ये K पर भी डिपेंड कर रहा है। K हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है। अगर इन दोनों के बीच में एयर होगी तो इसका जो फोर्स होगा वो कुछ और होगा, अगर इन दोनों के बीच में वाटर होगा तो फोर्स में कुछ फ़र्क आएगा, अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम होगा तो भी इनके फोर्सेस में फ़र्क आएगा। तो इसलिए जो हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है वो डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ मीडियम क्या है इन दोनों चार्जेस के बीच का।
If 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance r, then let F be the electrostatic force between these two charges. So according to Coulomb's law, F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is directly proportional to 1 upon r square, or we can say that F is inversely proportional to r square. वेयर के जो हमारा के है वो हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसे हम कुलम्स कांस्टेंट भी बोलेंगे, हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलेंगे, और इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस सिंबल इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट. ओके, दिस सिंबल इज अवर एप्सिलॉन नॉट. सो इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो हमारी होती है, इस पूरे की टोटल वैल्यू होती है हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलम्ब स्क्वायर, और जो के है वो हमारा कुलम्स कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहलाता है. सो अगर हम हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है जो कुलम्स लॉ है, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है. सो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, r. अब देखिए ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, अगर 1 से मेजर करेंगे Q1 से तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r1 2. ऑलराइट, इसके ऊपर वेक्टर है तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है. सो जो Q2 होगा वो इस पे फोर्स लगाएगा, वो होगी हमारी जो इसके ये जो फोर्स लगाएगा इस पे वो होगी F12, और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो होगी हमारी F21. ठीक है, सो फोर्स F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. जो F12 होगा वो इसके थ्रू जो हमारा फोर्स होगा वो होगा, और F21 क्या होगा हमारा. ठीक है, इसी तरीके से F21 हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप. ठीक है, ये हमारे यूनिट वेक्टर है, ये हमारी डायरेक्शन देता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये हमारा है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2. कहाँ से है, Q1 से Q2 यूनिट वेक्टर होता है r कैप हमारा. ठीक है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से मगअप कर लीजिएगा. जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है फोर्स का इन वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट वन इज अवर कुलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस इन अ फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर. इसे हम लोग क्या करेंगे, 2D कोऑर्डिनेट में हम इसे क्या करेंगे, XY कोऑर्डिनेट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है Q1 चार्ज और ये हमारा Q2 चार्ज है, और ये इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है. दिस इज Q1 एंड दिस इज अवर Q2, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो हो गई R21. ठीक है, सो सबसे पहले हमें यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, वो हमारी हो गई R. ओके, वो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई है, वो डिस्टेंस हो गई है हमारी R1. ठीक है, Q1 के लिए R1 हो गई, और Q2 के लिए ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी R2 हो गई है. ठीक है, देखिए Q1 के लिए, ठीक है, R1 हो गई है, और Q2 के लिए हमारी R2 हो गई है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R21 हो गई है. F12 जो हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q है, वो हमारी K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है और इन दोनों के बीच का मतलब एक पावर इसमें ऑलरेडी होती है, और यहाँ पे स्क्वायर करने तो वो क्यूब हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जो हमारा R12 है वो होगा हमारा R1 माइनस R2 वेक्टर. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. पार्ट अभी नहीं होगा, बट इसे आप रिपीटेडली इसे देखेंगे और आगे चल के अगर आप इसे पढ़ेंगे फिर बाद में ये चीज़ सीखेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा ये फैक्टर, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बेटर होगा. सो नाउ नेक्स्ट इज अवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे ये कहता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स कि F1, F2, F3, F4 बहुत सारे अगर आपके पास चार्जेस हो जाए उनमें टोटल फोर्स निकालना पड़े तो वो हमारा होता है उन सब का सम. ठीक है, अगर हम उन सबको क्या कर दें, सम अप कर दें, जैसे 1 ये नेक्स्ट हो गया, ये हमारा नेक्स्ट हो गया, ये हमारा नेक्स्ट हो गया, इन सबको हमने क्या करा हुआ है, सम अप करा हुआ है, तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा ये कहता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स गिवन बाय चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस इंडिविजुअली. ओके, इंडिविजुअली जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे अलग अलग चार्जेस के थ्रू, उनका सबका हम फोर्स निकालेंगे, फिर उन सबको हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो हमारी टोटल फोर्स निकल जाएगी, और यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो दिस वन इज ऑल्सो completed. Now there are some important points regarding Coulomb's law and electric force. These are what, let us see. So first one is this law is based on physical observation. ठीक है, and it is not logically derivable from any other concepts. Experiment till today reveal its universal nature. Okay,
कि ये हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जर्वेशन से ही ये सारा बना हुआ है, अभी एक्सपेरिमेंटली इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ये हमें पता है कि यूनिवर्सली ये चीज़ नेचर में प्रेजेंट है। द फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, ये सिंगल बॉडी में नहीं लग सकती, ये सिर्फ टू बॉडीज में ही लग सकती है। दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस एंड सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। ओके, force on charged particle due to number of point charges is the resultant of forces due to individual point charges, that is F1 is equals to F12, F13, F14 and so on. So this is nothing but the principle of superposition ही एक तरीके से हम कह सकते हैं, सम अप किया हुआ है हमने यहाँ पर। नेक्स्ट इज अवर द नेट कूलम फोर्स ऑन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनमें नेट कूलम फोर्स जो होगी, ठीक है, फ्री पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस एंड इन अ मीडियम फील्ड अप टू इन्फिनिटी आर। ठीक है, दो है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर हो गई है, ठीक है, ये हमारा हो गया Q1, ये हो गया हमारा Q2। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर हम सिर्फ देखें कि फ्री स्पेस के लिए इन दोनों के बीच में देखें कि जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, दैट इज सिंपली एयर है इनके बीच में, तो क्या होगा, जो हमारी फोर्स होगी वो होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इनके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, लाइक कि आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक वाटर और एनीथिंग, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। तो जो हमारी एफ डैश होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए ये एप्सिलॉन है और ये एप्सिलॉन नॉट है, सो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं होता, ये हमारी क्या होती है, एप्सिलॉन एक तरीके से हमारी परमिटिविटी होती है, परमिशन होती है एक तरीके की, तो वो कहलाती है एप्सिलॉन जो होती है हमारी। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो जो हमारा F अपॉन एफ डैश है, ठीक है, इन दोनों को अगर हम रेशियो करेंगे तो सब कुछ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ अ मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ forces on the 2 point charges in free space to the medium filled up to infinity। so जो हमारा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, किस किस का, फोर्स हमारा जब हम फ्री स्पेस में कैलकुलेट करते हैं और फोर्स जब हम हमारा इन्फिनिटी तक अगर इसमें मीडियम फिल कर दिया जाए कोई इन दोनों के बीच में, ठीक है, मीडियम फिल कर दिया जाए इन दोनों के बीच में, तो जो हमारे इन दोनों के बीच में फोर्स होती है उसका जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, सो द लॉ एक्सप्रेसेस, हमारा ये भी हो गया है। नेक्स्ट हमारा है द लॉ एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। सिंपली ये हमारा हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये हमारी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है। तो ये लॉ भी हमारा किसके बीच में होता है, दो फोर्सेज होती हैं जिनमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगते हैं, और वो चार्जेस कैसे होते हैं हमारे, रेस्ट इन नेचर। In applying it to the case of extended bodies of finite size, care should be taken assuming the whole charge of the body to be concentrated at all its center, and this is true only for the spherical charged bodies, that too for external body। Simply अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम कोई और चार्ज बॉडीज भी कंसिडर करते हैं तो हमें ये मानना होगा कि जितना भी चार्ज है वो उसके सेंटर पर क्या हो, कंसनट्रेटेड हो उस बॉडी के, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये लॉ इस पर वैलिड हो सकता है, अदरवाइज ये लॉ इस पर वैलिड नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पर स्फेरिकली चार्ज बॉडीज को ही कंसिडर करते हैं एज अ चार्ज। ठीक है, चार्ज बॉडी होगी जो भी हमारी वो स्फेरिकली ही हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जो भी चार्ज बॉडीज हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट्स। थैंक यू, बाय बाय, विजिट अगैन।